अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या वर्ल्ड में कहीं से भी हैं और पीएचडी करना चाहते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, तो एक काम करना, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक गलती कर दी ना तो महीनों की मेहनत और हजारों डॉलर दोनों आपके जाया कर सकते हैं। रोजाना मुझे मैसेजेस आते हैं, सर पीएचडी कैसे शुरू करें, सुपरवाइजर कहां से मिलेगा, क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है, IELTS जरूरी है कि नहीं है, फीस कितनी होगी, क्या फैमिली साथ में जा सकती है, और क्या फुल टाइम आपको अलाउ होता है व्हाइल यू डूइंग पीएचडी। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ना, सर PR का सीन क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ना एक मुकम्मल वीडियो बना देता हूं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ना सिंपल वर्डिंग के अंदर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें कम से कम ना आपको ये तो पता चलेगा कि मैंने पहला स्टेप कहां से लेना है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं न्यूजीलैंड के अंदर तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। अभी शुरू करते हैं पहले स्टेप की तरफ ना। अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप एलिजिबल हैं, क्या आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना एक गलती कर देते हैं, वो समझते हैं बस उन्होंने मास्टर कर ली और अब पीएचडी मिल जाएगी। अभी ऐसा सीन ना हर दफा नहीं होता। आमतौर पर ना अगर आपके पास एक अच्छी मास्टर डिग्री है, खास तौर पर अगर आप मास्टर के साथ ना रिसर्च थीसिस भी शामिल है, तो ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर आप इसके साथ आपके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है और आपने पहले कभी रिसर्च की है, तो आपके चांसेस जो होते हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एज ए कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट। अब ये बात हमेशा याद रखें कि हर यूनिवर्सिटी की ना अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। अगर मैं ऑकलैंड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। अगर मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जो साउथ साइड पे है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट होगी। तो पहले हमेशा आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें। इसके बाद बात करते हैं एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज इन न्यूजीलैंड, और जो सीधा टॉप यूनिवर्सिटी आती है ना उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इन रियलिटी में ना पीएचडी में सबसे पहले ना यूनिवर्सिटी नहीं आती, बल्कि आपका रिसर्च टॉपिक होता है। अगर आपको खुद ही नहीं मालूम कि आप किस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर सुपरवाइजर आपको कैसे मिलेगा। और अगर आपको सुपरवाइजर नहीं मिला ना तो यूनिवर्सिटी भी आपका कुछ नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले ना अपना रिसर्च एरिया क्लियर कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो सिर्फ ये ना कहें कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके अंदर मशीन लर्निंग आती है, साइबर सिक्योरिटी आती है, हेल्थ केयर आता है, एजुकेशन आता है, रोबोटिक्स आता है, डेटा साइंस आता है, और ना जाने इसके अंदर ना कितनी सब फील्ड्स आती हैं, ठीक है। अब आपको जितना ज्यादा अपना टॉपिक क्लियर होगा उतना ज्यादा आपके लिए अपना सुपरवाइजर फाइंड करना आसान होगा, और सुपरवाइजर ही आपको पीएचडी भी दिला सकता है। क्वेश्चन ये है कि सुपरवाइजर आपको कहां से मिलेगा, और यही ना क्वेश्चन जो है ना पूरे प्रोसेस का हार्ट होता है। अगर सुपरवाइजर ने आप में दिलचस्पी ले ली तो समझ लें आपने आधी बैटल जो है ना पीएचडी की वो विन कर ली। और अगर आपने सुपरवाइजर ने जवाब ही नहीं दिया ना तो आपका बेहतरीन सीवी ना किसी काम नहीं आएगा। अब सुपरवाइजर ढूंढने का सही तरीका क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है। जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं इसकी वेबसाइट पर जाएं, अपना डिपार्टमेंट खोलें, इसके बाद फैकल्टी या एकेडमिक स्टाफ वाले सेक्शन में जाएं, वहां आपको प्रोफेसर की प्रोफाइल मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ एक और गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो पहला नाम आता है उसको ईमेल कर देते हैं। ऐसा नहीं करें। पहले ना उनकी रिसेंट रिसर्च पढ़ें, उन प्रोफेसर्स की, उन सुपरवाइजर की पहले रिसर्च पढ़ें। देखेंगे अभी क्या वाकया उनका जो रिसर्च एरिया है ना वो आपके टॉपिक से मैच करता है या नहीं करता है। अगर ये नहीं करता है ना तो चाहे वो दुनिया के ना बेस्ट प्रोफेसर ही क्यों ना हो, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। सुपरवाइजर आपको मिल गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना यही चीज फैसला करती है कि प्रोफेसर आपकी ईमेल खोलेगा भी या सीधा डिलीट कर देगा। तो सवाल यह है कि प्रोफेसर आपकी ईमेल खोलेगा भी या सीधा डिलीट कर देगा। इसका जवाब ना सिर्फ एक चीज में छुपा है, आपकी अपनी ईमेल। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ईमेल लिखते हैं और वही ईमेल ना 50, 60 या मे बी 100 प्रोफेसर्स को भेज देते हैं। फिर एक हफ्ता बाद मुझे मैसेज आता है, सर किसी ने जवाब ही नहीं दिया,
और सच पूछें तो मुझे ना बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि प्रोफेसर के पास ना डेली ऐसी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, और अगर आपकी ईमेल भी उनको लगे ना कि ये कॉपी पेस्ट है, ये चैट जीपीटी से क्रिएट की हुई है, तो मोस्टली उनका यही होता है कि वो अगली ईमेल पर चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर सही ईमेल कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो। इंट्रोडक्शन के अंदर ना आप उनको बताएं कि किस कंट्री से हैं आप, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, फिर 2 या 3 लाइनें लिखें कि आपने इनकी कौन सी रिसर्च पढ़ी है और आप क्यों समझते हैं कि आपका रिसर्च एरिया इनके काम से मैच करता है। यकीन करें, यही वो लाइनें होती हैं जो प्रोफेसर को रियलाइज करवाती हैं कि आप एक जेन्युइन रिसर्चर हो, आपने वाकई उनकी प्रोफाइल पढ़ी है और वो आपके अंदर ना इंटरेस्टेड हो जाता है, आपको रिस्पॉन्स देता है। अब सवाल होता है ईमेल के साथ आप क्या अटैच करोगे। आमतौर पर ना एक स्ट्रॉन्ग सीवी होती है। अगर ये यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर ने कहा हो पहले रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि रिसर्च प्रपोजल भी भेजो, तो रिसर्च प्रपोजल भेजो, वरना वेट करो उनके रिस्पांस का। अगर वो कहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल भेजो तो बाद में भेजो। ठीक है, हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखकर चलो। अब बात कर लेते हैं सीवी की। यहाँ बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं ना गलती कर देते हैं, वो 5 या 6 पेजेस की सीवी बना देते हैं जिसमें पासपोर्ट नंबर होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, शादीशुदा हैं, वजन उनका कितना है, हाइट तक मेंशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करो। ठीक है, यूनिवर्सिटी की फॉर्मेट्स को देखकर चलो। अगर उन्होंने 2 पेजेस की मांगी है 2 पेजेस की दो, अगर 5 पेजेस की मांगी है अपने फॉर्मेट के हिसाब से वो उनको सबमिट करो। रिसर्च प्रपोजल आप ऐड करोगे ना इसमें, तो बेसिकली होता क्या है रिसर्च प्रपोजल। सबसे पहले ना रिसर्च प्रपोजल के अंदर होता है कि आप किस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, ये प्रॉब्लम अहम क्यों है। ठीक है, अगर इसके ऊपर पहले से काम हो चुका है तो आप इसके अंदर क्या नया करोगे, और आखिर में ना आप ये बताओगे कि आप इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कैसे करोगे, कौन से मेथड के जरिए करोगे। अगर आप खुद ये सवालात क्लियर नहीं कर सकते ना, अपने आप को क्लियर नहीं कर सकते, तो प्रोफेसर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ना एक अहम बात जो होती है, जो बहुत कम लोग बताते हैं, कि रिसर्च प्रपोजल ना सिर्फ प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपको भी बताता है कि आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो 3 या अगले 3 या 4 साल के लिए इसके ऊपर पूरा काम करोगे, इसको मुकम्मल करोगे या कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि पीएचडी कोई 3 या 4 मंथ का कोर्स नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ किसी के कहने पर टॉपिक चूज कर लिया तो दरमियान में आपकी दिलचस्पी का खतरा भी रहता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ही आपका खत्म हो गया तो आप इसको कंप्लीट कैसे करोगे। अभी फर्ज करें प्रोफेसर ने आपकी ईमेल का जवाब दे दिया और आपको ईमेल बैक किया, लेट्स टॉक अबाउट योर रिसर्च। तो सबसे पहले मुबारक हो, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये भी समझने की गलती नहीं करें कि अब आपका एडमिशन हो गया, अभी ना एक और अहम स्टेप बाकी है जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी की इवैल्यूएशन। अब यूनिवर्सिटी क्या देखती है, तो सबसे पहले ना आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखती है, आपकी मास्टर डिग्री को देखती है, आपके ग्रेड्स को देखती है, आपके रिसर्च बैकग्राउंड को देखती है, और फिर ये भी देखती है कि आप यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो है ना उसको पूरी कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर सब कुछ दुरुस्त है ना तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो आगे बढ़ती है। अब सवाल आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। आमतौर पर ना आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने चाहिए हमेशा से। पासपोर्ट हो गया, आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स हो गए, अपनी सीवी हो गई, रिसर्च प्रपोजल हो गया, इसके अलावा आपका इंग्लिश सर्टिफिकेशन हो गई जैसे पीटी, IELTS या MOI। तो ये ही सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हो यूनिवर्सिटी के इवैल्यूएशन के लिए। बात कर लेते हैं IELTS की। ये सवाल भी बहुत आता है कि सर IELTS जरूरी है, रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता। इसका एक ही जवाब है कि नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज में IELTS या PTE मांगती हैं, कुछ जो होती है ना वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर कबूल कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, अगर
आप IELTS या PTE कर लेते हैं ना, तो ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग ही बनाता है, वीक नहीं करता। अगर 2 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, और एक ही इवेल्युएशन के अंदर PTE या IELTS सर्टिफिकेट है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। अभी किसी एक बंदे की बात कर ना अपनी प्लानिंग न करें। हमेशा जो है ना यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखें, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। सारे स्टूडेंट्स ने जल्दी कर देते हैं यहाँ के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर। वो आधे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी जब उनसे मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो प्रोसेस जो होता है ना अननेसेसरी डिले में चला जाता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले ना अपनी एक चेकलिस्ट बना लें, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें और फिर यूनिवर्सिटी को सेंड करें। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले ना, तो क्या PhD मुमकिन है? जी हाँ, और यही न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत सारी न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज ना इंटरनेशनल PhD स्टूडेंट्स को ना डोमेस्टिक फीस चार्ज करती है, यानी वही फीस जो न्यूजीलैंड के लोकल स्टूडेंट्स पे करते हैं। अराउंड 9,000 होती है ये, फिर इससे लेस होती है। हर यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है ना वो डिफरेंट होती है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर करंट फीस देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो बाद में आने वाले लोगों की भी काम आएगी। फीस चेंज होती रहती है, तो आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से फीस देख सकते हैं। लेकिन अभी जो मैक्सिमम फीस है ना वो 9,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, पर ईयर। अभी आपने ये भी देखना है कि आपकी अकोमोडेशन कितने की होगी, आपके डेली एक्सपेंसेस होंगे वो कितने होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके साथ लगेगी, वीजा फीस आपकी कितनी होगी, आपका ट्रेवल एक्सपेंस जो होगा, ट्रेवल टिकट होगा वो भी होगा। और शुरू के जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स है ना उनमें आपके पास जॉब भी नहीं होगी, तो उनका एक्सपेंस भी अपने जेब में रखें। अभी नेक्स्ट मरले में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि लेट्स से कि आपको ऑफर लेटर मिल गया। अब आगे क्या होगा? आगे आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई होगा, और ये जो स्टेप है ना ऑनलाइन होता है, इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर होता है, किसी एम्बेसी में आपको जाना नहीं होता। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ना ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? आपका ऑफर लेटर होता है, फाइनेंशियल प्रूफ होता है, मेडिकल होता है, पुलिस क्लियरेंस होता है, ठीक है, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है, और इसमें भी यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि अपनी एक चेकलिस्ट बना लें, ठीक है। अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करें, अपना ऑफर लेटर अपलोड करें, अपना पासपोर्ट, अपनी फाइनेंशियल प्रूफ, ठीक है, अपना रिसर्च प्रपोजल भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आप। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्योंकि आप अननेसेसरी डिले से बच जाओगे। आपका वीजा 4, 5, 6 महीने में नहीं आएगा, बल्कि 1 महीने में आ जाएगा फिक्स के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैमिली वर्क राइट्स और PR के ऊपर। और यही वो वजह है ना जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ना न्यूजीलैंड में PhD करने का सोचते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हो? जी बिल्कुल साथ में लेकर जा सकते हो। आपके स्पाउस को, अगर आप बाकी सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हो मेडिकल वगैरह की या फिर दूसरी कंडीशंस जो हैं, तो आपका जो स्पाउस और आपके जो चिल्ड्रंस हैं उनको वर्क वीजा ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन हर केस जो होता है ना वो अलग भी हो सकता है, तो रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। इनको प्लीज इमिग्रेशन की वेबसाइट से देखें। वर्क राइट्स की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ही बड़ा फायदा है PhD स्टूडेंट्स को। आम स्टूडेंट्स के मुकाबले में ना PhD स्टूडेंट्स के लिए ना वर्किंग राइट्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको फुल टाइम काम अलाउ होते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स को बेचारों को सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं, लेकिन PhD स्टूडेंट्स को ना 40 आवर्स अलाउ होते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप सिर्फ जॉब करने के लिए PhD नहीं करें। आपका जो मेन पर्पज है ना वो रिसर्च है। और अगर आपका सुपरवाइजर देखेगा ना कि आपकी रिसर्च पीछे जा रही है और आपका जो मेन फोकस है वो जॉब के ऊपर है, तो यकीन करें नुकसान आपका ही होगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए ना बैलेंस रखें। और वैसे भी अगर आपका पार्टनर आपके साथ है तो वो फुल टाइम काम कर सकता है। और अगर आप PhD स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं तो स्टाइपेंड तो आपको हर महीने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जो कि अराउंड $3,000 होता है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल के ऊपर वॉच कर सकते हैं कि हाउ टू गेट स्कॉलरशिप ऑन PhD स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं इस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर क्या PhD के बाद ना PR मिल जाती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है
क्योंकि उनका जो मेन ड्रीम्स होता है, ऑब्वियसली मेरा भी यही ड्रीम्स था कि परमानेंट रेजिडेंस हासिल करनी है। तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं आपको कोई ड्रीम्स नहीं सेल कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि पीएचडी ना आपकी प्रोफाइल को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए, रेजिडेंस वर्क परमिट के लिए आपको हाल सिर्फ पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, आपने जॉब भी सिक्योर करनी होती है। लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जॉब आपको मिल जाती है। और अगर आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होते हो ना, तो परमानेंट रेजिडेंस आपकी आसानी से हो जाती है, क्योंकि आप जो होते हैं ना बेसिकली हाईली स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हो। आपने 4-5 साल रिसर्च की है न्यूजीलैंड के अंदर, प्लस उसका न्यूजीलैंड को बेनिफिट हो रहा है, तो आपको ना इमिग्रेशन कंसिडर करती है एज ए रेजिडेंस के तौर पर। आप 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो मैं बार बार देखता हूँ। पहली गलती ना, रैंडम प्रोफेसर को ईमेल भेज देते हैं। हर प्रोफेसर ना आपके टॉपिक के लिए सही नहीं होता, तो राइट सुपरवाइजर को चूज करो। दूसरी गलती ये होती है कि कॉपी पेस्ट ईमेल कर लेते हैं। यकीन करें प्रोफेसर 1 मिनट में पहचान लेता है कि एआई से ईमेल क्रिएट की गई है, ये सिर्फ इन्हीं को लिखी गई ईमेल या बाकी 50 लोगों को भी भेजी गई है। तो इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अच्छे से ईमेल सेंड करें। तीसरी मिस्टेक होती है ना, कमजोर रिसर्च प्रपोजल होता है उनका, बहुत ही वीक होता है। अगर आप वाकया खुद वादा नहीं है ना कि आपका क्या रिसर्च करना चाहते हैं, तो सुपरवाइजर कैसे कायल होगा। तो मेक श्योर करें आप रिसर्च जो है ना, आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो जो मैंने ऊपर वीडियो में भी बयान किया है, ठीक है। तो चौथी जो बड़ी गलती होती है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखकर ना अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सही सुपरवाइजर नहीं होता। आप कोशिश करें जो आप पहले सुपरवाइजर फाइंड करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी को देखें, ठीक है। और 5वीं जो बड़ी गलती करते हैं ना, पहली या दूसरी रिजेक्शन के बाद ना सब ना हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। याद रखें, बहुत से कामयाब रिसर्च स्टूडेंट को ना पहला जवाब नो ही मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ एंड हो गया आपके लिए। कीप अप्लाइंग विद द सेम supervisor, even you have to change the email, even you have to change your research proposal, just do it. Keep applying please. अगर आज की वीडियो में ना आप सिर्फ 3 बातें याद रख लेना तो आपके बहुत काम आएंगी। पहले नंबर पर ना अपना रिसर्च टॉपिक क्लियर कर लें, दूसरे नंबर पर ना आप सही सुपरवाइजर तलाश करें, और तीसरे नंबर पर ना कॉपी पेस्ट अप्रोच को छोड़ दें। हर एप्लीकेशन समझदारी के साथ करें, प्लानिंग के साथ करें, टाइम लेकर करें। आप यकीन करें 100 के बजाय ना 10 जगह अप्लाई कर लें, लेकिन अच्छे से अप्लाई करें। और अगर आप वाकई न्यूजीलैंड में पीएचडी करना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लें, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी जो पूरी जर्नी है ना उसका रोड मैप है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको रिसर्च प्रपोजल लाइन बाय लाइन लिखकर दिखाऊं, या फिर आपको दिखाऊं कि सुपरवाइजर को ईमेल आपने कैसे करनी है, तो कमेंट में सिर्फ आप लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और आप ये भी चाहते हैं कि अगर मैं आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करूं, आपको सुपरवाइजर के हवाले से गाइडेंस दूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी वीजा प्रो। मेरा नाम है रिजवान चौधरी। फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स आई बीन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अचीव देयर ड्रीम्स ऑफ स्टडीइंग ओवरसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।